के दमदार ट्रेड्स में विरोर में रहेंगे आपके साथ। इस शो में आशीष बहेती और राजेश सातपुते पिछले शो से हमारे साथ बने रहेंगे। अमोल अठावले और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे हम डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव से, और सुदीप बंदोपाध्याय से समझेंगे कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज़। एक कल बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आर्टिकल आई, टीआरपी के नाम पर दर्शकों की आंखों में धूल झोंकने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। इसकी पूरी रिपोर्ट असीम से समझेंगे हम कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले एक नज़र मार्केट पर। निफ्टी अब डे हाई की तरफ आता हुआ 26,250 पर एक डिप मिली, लेकिन वहाँ से फिर बाइंग आई और अब देखिए, हालांकि काफ़ी जिगजैग्स रहे हैं मार्केट में, लेकिन बाय जोन से रिवर्सल। इसके अलावा बैंक निफ्टी फ्लैट है, लेकिन वहाँ पर भी लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी है। आज का लो था करीब 59,600 का। और अगर आप मिड कैप्स देखें, यहाँ अच्छा रिवर्सल है। सुबह काफ़ी ख़राब था मिड कैप, लेकिन एकदम से घूमी पिक्चर और एडवांस डिक्लाइन अब वापस एडवांसेस के फेवर में आ गई है। वो जो लाइन थी वो डिक्लाइंस के फेवर में चली गई थी, अब वापस एडवांसेस के फेवर में आ गई है। आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग वरुण बेवरेजेस 0.4% ऊपर। इसके अलावा एसआरएफ 3% ऊपर, पेटीएम 0.3% ऊपर, और अभी अभी एक फ्रेश रैली शुरू हुई है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, खासतौर से अदानी एंटरप्राइजेस में। उस पर नज़र रखिएगा। अदानी एंटरप्राइजेस समय आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए यहाँ पर एकदम से एक शानदार मोमेंटम आता हुआ। और अगर आप लूजर्स देखेंगे तो ऑब्वियसली आज का हमारा सुबह का एक्सीडेंट ऑफ द डे गेल 5.5% नीचे। हालांकि इसमें कोई ट्रेड नहीं मिल पाई क्योंकि खुला ही लोअर लेवल पर। और उसके अलावा एमसीएक्स करीब 2.5% नीचे। समान कैपिटल और एंजल वन ये भी आज थोड़ा सा लोअर लेवल्स पर। विरु जब ये था अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। इस पैनल से बातचीत करते हैं और पैनल आपकी स्क्रीन पे है। एक एक करके ट्रेड पिक करते हैं। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में आशीष बहेती जी, राजेश सातपुते और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर अमोल अठावले, आशीष कयाल। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमोल जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 3750 के आसपास पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 3900 3920 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 3680 का। कंसोलिडेशन में है स्टॉक, बट पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। अगर यही रेंज कंटिन्यू होता है तो स्टॉक में एक अप ट्रेंड मोमेंटम बढ़ते हुए हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। दूसरा नाम इंडिया के साथ जाना चाहूंगा, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 878 के आसपास है। 935 945 के ऊपर के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 855 का। एक करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन स्टॉक में देखने को मिला है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। ओके, अब चलते हैं आशीष कयाल के पास। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी, आपकी ट्रेड इस समय की। गुड मॉर्निंग। देखिए, पहला जो ट्रेड होगा यहाँ पर मेरा पूना वाला फिनकॉर्प पे होगा। यहाँ पर एक काफी डबल बॉटम पैटर्न बना है। प्रीवियस प्राइस एक्शन पे ही सपोर्ट लिया, वहीं से रिवर्स हो रहा है। 20 डीएमए के ऊपर आज चल रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छा रुझान आ सकता है। रिवर्सल ट्रेड है। पूना वाला फिनकॉर्प पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट ऊपर में 505 का है और स्टॉप लॉस 460 का लगाना होगा। और दूसरा जो स्टॉक है वो है अपार इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न है जिसका एक ब्रेकआउट अच्छा खासा आ सकता है। वॉल्यूम्स मॉर्निंग ट्रेड में अभी पिकअप हो रहे हैं, तो अपार इंडस्ट्रीज पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस नीचे में लगाना होगा 9050 का, और टारगेट है 9800 का। ओके, आशीष बहेती जी, आपके दो ट्रेड्स। जी पहला जो ट्रेड रहेगा वो टाइटन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे वापस ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे निकल गया और एक क्लीन ब्लू स्काई ट्रेजेक्ट्री दिख रही है अब यहाँ से। हाईएस्ट एवर क्लोजिंग रहेगी इसकी वीकली चार्ट्स पे, और हमें लग रहा है कि इस मोमेंटम को यहाँ से भी फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3890 3890 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 4000 तक के टारगेट के लिए टाइटन में खरीदारी की जा सकती है। दूसरा स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो वेदांता का है। यहाँ पे भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन रहा है और हर टेक के साथ इसमें भी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है, तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। 515 का स्टॉप लॉस लगाना है और 540 के टारगेट के लिए वेदांता में भी पोजीशन बनाने की सलाह है। ओके, वेदांता में भी। राजेश जी, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। हाँ जी अनुज जी, देखिए पहला ट्रेड होगा कोटक बैंक पे। मुझे लगता है कि कल इसमें एक अच्छा मूव था। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा सा बाजार के साथ ये थोड़ा नीचे आया था, लेकिन अभी भी मुझे लगता है इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 2137 फ्यूचर में है। सो कोटक बैंक बाय करे 2116 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी दिन के लो के स्टॉप लॉस के साथ। 2170 से लेके 2180 तक का स्विंग मुझे लगता है इंट्राडे कोटक में आएगा।
आईटी में मुझे यहाँ पे लगता है कि मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है, तो मैं टेक महिंद्रा पे बेट करना चाहूंगा, जिसका स्ट्रक्चर अच्छा है। ट्रांजिट स्विंग ट्रेड, इसका जो टारगेट आएगा वो रहेगा 1560 का, स्टॉप लॉस होगा 1515 का। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक आपका एक बाय कॉल है। अदानी पोर्ट्स लिखा है डायरेक्टर साहब, किसी ने कॉल दी क्या इस पे भी? बट मेरे सिस्टम ने अलर्ट किया अभी, आई थिंक 15:30 पे ये इसका 7 अगस्त के बाद का अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है। प्लीज दिखाइए जरा प्लीज। यस, फ्यूचर्स में इट्स 731 नहीं 1531 और स्पॉट में करीब 1520 का। आशीष जी, बहुत ही क्लियर चार्ट स्क्रीन पर। आई थिंक कुछ हद तक लोग टायर्ड भी हो गए थे इस स्टॉक से। आशीष कयाल जी, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? देखिए, ओवरऑल जो रुझान अडानी पोर्ट पे है वो बाय साइड पे ही है और बहुत ही क्लियर ये हायर लो पैटर्न बना रहा है, जो कि एक ट्रेंड दर्शाता है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बाय साइड पे ही है इस स्टॉक का। और यहाँ पर कोई भी अगर डिप मिलती है तो वहां पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। एज ए डिस्क्लेमर, हमारी होल्डिंग है इस स्टॉक के अंदर। और नीचे में जो स्टॉक जो सपोर्ट लेवल है वो 1484 का है। मेरे ख्याल से यहाँ से ये स्टॉक निकल गया। अगर वीकली चार्ट भी चेक करें वीरू, बहुत ही स्ट्रांग वीकली चार्ट है। ऊपर में करीबन 1580 का टारगेट ये स्टॉक कैरी कर सकता है यहाँ से। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म मार्केट आउटलुक की बात करेंगे। डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि उन्हें मार्केट में इस समय क्या नज़र आ रहा है। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मार्केट में है कि 14 महीने के बाद हमने ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन बहुत लोगों की शिकायत ये है कि मेरा पोर्टफोलियो नीचे है, इंडेक्स ऑन पीक, पोर्टफोलियो वीक। आपके हिसाब से जो थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस रही है खास तौर से स्मॉल कैप की, वो मीन रिवर्जन है क्या पिछले 2-3 साल को जो मैसिव आउट परफॉर्मेंस थी उसको लेकर, या कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक साइन ऑफ रिस्क है यहाँ पर? देखिए अनुज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ये पहली एक हाई है जिसके अंदर में ब्रेथ वीक मिली हमको। हमारी एक्सपीरियंस रहा है, नॉर्मली आपने देखा होगा सितंबर में लास्ट जब हुआ था हाई, तो ब्रेथ काफी स्ट्रांग होती थी, हर शेयर बढ़ता था उसके अंदर में। अब की बार मार्केट ने बहुत सेलेक्टिवली काम किया है, उसमें एक मेच्योरिटी भी है मार्केट के अंदर में, और आपको एक पॉजिटिव सिग्नल ये लेना चाहिए इसके अंदर में कि राइट शेयर, डिजर्व शेयर को शायद ज्यादा एम्फोसिस मिल रहा है मार्केट में। नंबर 2 इज कि स्मॉल कैप के रिटर्न 50, 60, 70% तक आए हैं एक साल में। तो अगर आप एवरेज करेंगे 3 साल में तो आपको इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए कि मेरे को इस साल में रिटर्न नहीं आई है, सो ऑन। थर्ड थिंग इज कि हाई पी स्टॉक्स 50, 70, 80 में जब आप एंट्री करते हो तो आपको क्या लगता है कि आपके 50 और 70 का पी का स्टॉक आपको रिटर्न देगा 30% की? नहीं देगा ना 30% रिटर्न। तो आपको टाइम, अगर कंपनी अच्छी भी है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन में आपको टाइम बिताना पड़ेगा। स्टॉक अच्छा है, हाई एंट्री प्राइस के अंदर में आपको बहुत टाइम बिताना पड़ेगा रिटर्न लेने के लिए। तो मेरी तो एक ही चीज है कि डिसअपॉइंटमेंट मत रखिए, रिव्यू करिए पोर्टफोलियो को कि आपके पास आज भी अगर 50, 70, 80, 40 के पी के स्टॉक है और ग्रोथ रेट 4 या 5% है, फ्लैट है या 10% है, उनको आप रिव्यू करिए, बिकॉज 24 महीने बाद आप उनको फिर रिपेंट करेंगे कि मैं क्यों इसमें था, मेरा रिटर्न नहीं आया। मार्केट नया हाई बनाएगा बिकॉज उसमें नए प्लेयर आते जा रहे हैं। आपने देखा ये मार्केट कोई स्टैटिक नहीं है, निफ्टी पुराने थके हुए शेयर निकलते हैं, नए एनर्जेटिक शेयर इसमें निफ्टी में आते हैं, तो निफ्टी बढ़ता रहेगा। आपने अगर पोर्टफोलियो अपना थके हुए शेयर से रखा हुआ है तो वो निफ्टी से नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। चलिए, लेकिन अब निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि निफ्टी में तो लगा है ऑल टाइम हाई और काफ़ी वेट के बाद लगा है। यहाँ से क्या बैंकों में ही लीडरशिप रहेगी, क्योंकि क्लियरली उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया मार्केट को, और अब तो पॉलिसी भी आने वाली है आरबीआई की, यहाँ पर क्या भी रहेगा आपका? देखिए, बैंक तभी सपोर्ट कर सकता है जब इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी उसको, बिकॉज बैंक को तो अल्टीमेटली पैसे देने हैं, या तो कंज्यूमर को देने हैं पैसे या फिर इंडस्ट्री को देने हैं पैसे। उनकी इनकम ही इंटरेस्ट इनकम से आती है मेनली। 2-4 बैंकें हैं जिनकी आप सब्सिडरी काफी बड़ी हो गई हैं, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, तो एक वो डाइवर्स बिजनेस हाउस है। तो बैंकों को भी आप 2 हिस्से में लेके चलेंगे, एक जो बड़े डाइवर्स है, एक जो बैंकें हैं। बट उसके अंदर में लीडरशिप तभी आएगी जब हमारी इंडस्ट्री चलेगी और हमारे मेन लाइन शेयर चलेंगे। ऑन इट्स ओन बैंकिंग सेगमेंट आपको 1-8 साल में रिटर्न अच्छी दे सकता है, बट 3 साल के पीरियड में इंडस्ट्री के ऊपर रिटर्न नहीं दे सकता आपको। कंपेरेटिव सेगमेंट है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, और इवन इफ चल रहे मार्केट, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी आपको इन्वेस्टर्स को समझना पड़ेगा, मार्केट चलना इज नॉट इनफ। आपको प्रीमियम चाहिए आपके एफडी रेट पे, डिवेंचर रेट पे, जो आप ले सकते हैं
फिक्स इनकम डाल के, तो आपको वही करना है जो आपको 15% से 18% रिटर्न देगा। अगर उससे कम देगा तो आप इन्फ्लेशन से भी हार जाएंगे और आप अपना बैंक एफडी से भी हार जाएंगे। तो आप पिछले 3 साल में देखेंगे लार्ज कैप को आपको कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का। तो मेरे हिसाब से फोकस रखिए। अभी भी हम कह रहे हैं, कॉन्ट्ररी हमारा व्यू है कि आपको मिड कैप, लार्ज न्यू एंट्रेंट्स पे रखना पड़ेगा फोकस। निफ्टी आपको प्रीमियम नहीं देगा फिक्स्ड इनकम के ऊपर में विद रिस्क लगा के 3 साल में। अजय जी, जिस 18% और 16% की आपने बात करी, मैं इसको अगर ले जाऊं अलग अलग सेक्टर्स में, मिड कैप आईटी का मतलब कि ये लेवल्स आपको लग कैसे रहे? आईटी पे आपका ठीक और मिड कैप आईटी पे क्या ठीक है आप इसका? इसमें क्या हम वो रिटर्न हासिल कर सकते हैं अगले 3-4 साल में? देखिए, मिड कैप आईटी में सेक्टर ठीक चला है इन स्पाइट ऑफ आपने जितना भी ड्रॉबैक देखा है, और ठीक चल रहा है। इश्यू वही है इसके अंदर वीरेंद्र जी, हंगर। छोटी कंपनी के अंदर में भूख तेज है, तो वो काम करते हैं, दौड़ते हैं, रात भर काम करते हैं। हमारी बड़ी आईटी कंपनियों के अंदर में फोकस है डिविडेंड देना, प्रमोटर को खुश रखना और अपना घर आके आराम करना। तो आप देखेंगे बड़ा डाइवर्स ग्रोथ रेट पैटर्न चल रहा है दोनों कंपनियों के बीच में, और इसीलिए आईटी, आपने कहा मिड कैप आईटी बिल्कुल परफॉर्म करेगा, 18% ऊपर रिटर्न देगा। बिकॉज इन पे आसान है इनको नए सेगमेंट में जाना, इनको आसान है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने कस्टमर को लेके आना है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका अप एंड डाउन मैन पावर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एडवांटेज है इसमें हमारी मिड कैप आईटी में। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, पेडिग्री भी अच्छी है, फंडेड है, काफी अच्छी फंडेड है, और उनमें हंगर ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से अगर आईटी में रखेंगे तो मिड कैप के अंदर में चांसेस हैं आपको इन्फ्लेशन प्लस रिस्क प्लस रिटर्न डेफिनेटली मिलने का। पेशेंस रखिएगा 3 साल का, बट डेफिनेटली रिटर्न मिड कैप आईटी देके जाएगा आपको। ओके, मिड कैप आईटी में कंस्ट्रक्टिव व्यू है, 3 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। अजय जी, एक बार फिर से हरकत, एक्टिविटी, वॉलेटिलिटी, प्राइस मूवमेंट नज़र आ रहा है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा स्पेस में। आप देखिए, बहुत दिनों बाद आपको जीएमआर एयरपोर्ट्स क्लोज टू आई थिंक 2008 हाइज, एनसीसी, एनबीसीसी। अभी इस स्पेस में कोई फाइंडिंग आपकी, कोई स्टॉक जो कि आप लोगों ने ऐड किया हो? देखिए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में तो 2 ही चीज स्पेसेस थी जहां पे हम लोग रहते थे, अब नहीं है। वो है एमएनसी स्पेस, जहां पे इंजीनियरिंग कंपनीज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंपनीज हैं, उसी में रही है निवेश। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि जो पेडिग्री इंडियन प्रमोटर की रही है इस स्पेस के अंदर में, काफी डाउटफुल रही है इन्वेस्टर के को देखते हुए। किसी भी प्रमोटर ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसने किया है, चाहे एयरपोर्ट बनाया हो, चाहे कुछ भी बनाया हो, कोई रिटर्न नहीं दी इन्वेस्टर्स को। आज भी लॉस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं लॉस, क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट है उनकी, क्या उनका पर्सनल लाइफस्टाइल देखेंगे आप और कंपनी की हालत देखेंगे तो बहुत ही डाइवर्स सिचुएशन नजर आएगी आपको। तो स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जो प्रमोटर्स हैं। बार बार प्रमोटर से बहुत रिटर्न आती है, और वहां पे ये पूरा जो सेगमेंट है बहुत ही डाउटफुल कैटेगरी का सेगमेंट है। इसीलिए देखेंगे आपकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कम है, आपने रिटर्न नहीं देखी। आपने कहा भी हाइज, आपने एयरपोर्ट के हाइज देखे कितने सालों से मिल गए। आप एयरपोर्ट जाएंगे तो बोलेंगे क्यों नहीं भैया, हमको रिटर्न आती है आपके पास में। अब दिल्ली एयरपोर्ट जाके देखेंगे तो इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो लेकिन इन्वेस्टर को क्या रिटर्न मिली है? तो इस सेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है थोड़ी सी पेडिग्री और प्रमोटर्स की, कि आप उनके साथ में निवेश करेंगे, आपको क्या रिटर्न वो अपने लिए देंगे या आपको देंगे, ये आपको सोचना है। ओके, मीनवाइल वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था दुबई में उस फाइटर प्लेन क्रैश पर, जहां हमने एक अपने पायलट को भी खोया, उस पर हेल का एक बयान आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट में उन्हें कोई दिक्कत नहीं मिली है। अजय जी, डिफेंस एज अ स्पेस पिछले 4-5 साल की सबसे बड़ी थीम रही। स्टॉक्स 10 गुना, 20 गुना, कुछ केसेस में 50 गुना भी भागे। कुछ कंसोलिडेशन हुआ, अब स्टॉक में वापस तेजी दिख रही है। आपका क्या व्यू होगा इस स्पेस पर? देखिए, लॉन्ग टर्म कोई चारा नहीं है, इंडिया को डेवलप करनी पड़ेगी अपनी इंडस्ट्री। कुछ कंपनीज हैं, बट जैसे आपने कहा बिल्कुल ही कि यूफोरिया के अंदर में हम भूल जाते हैं कि अच्छी से अच्छी कंपनी भी अगर आपने 100-150 की पी पे खरीद डाली है तो उसमें रिटर्न नहीं आएगी। सेक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन आप पेशेंस रखिए इन एंट्री पॉइंट के लिए। जब ये मार्केट हाइज में रिवाइवल हो रहा है, ये सब हो रहा है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक पीएसयू कंपनी है जो ढंग की कंपनी है, जिसको ऑर्डर मिलते हैं बिकॉज वो मिडिलमैन है। बाकी अनफॉर्चुनेट जो आपने कंपनी का नाम बोला, मैं तो आपसे एक ही सवाल पूछूंगा कि अगर वो कंपनी आपके लिए कल को कार बना के देगी तो आप उससे कार खरीदेंगे? शायद नहीं। इस हिसाब से तो आप प्राइवेट कंपनी में निवेश रखिए, एक आध पीएसयू कंपनी में निवेश रखिए।
बट एक चीज अगेन बार बार बोल रहा हूँ, एंट्री प्राइस में अपना नियंत्रण रखिएगा, यूफोरिया में मत जाइएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 5 लाख की किसी शेयर में, 2 लाख से शुरू करिए, वेट करिए। अगर बढ़ गया तो आपकी 2 लाख की रिटर्न आएगी, गिर गया तो आपको एवरेज करने के लिए मौका मिलेगा। बट तो एंट्री पॉइंट को अगर आपने पी 40 से ऊपर में आपने एंट्री पॉइंट किया है, आपको डिसअपॉइंटमेंट आएगा, ये रखिए। दूसरी बात है ऑर्डर्स, डिफेंस के ऑर्डर काफी बल्की होते हैं और काफी लंबा जेस्टेशन। आप देखेंगे भारत फौज जैसे 10-10 साल पीरियड लगाए डेवलपमेंट में, तो जिसको लगता है कि कल सवेरे ऑर्डर आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है डिफेंस में। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, एंट्री प्राइस को कम रखिए। कंपनियां ठीक है, सेक्टर ठीक है, इश्यू है कि आप किस दाम में निवेश करेंगे, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। वही होता है, मतलब दुख होता है कई बार, क्योंकि अगर प्लेन में दिक्कत नहीं थी तो कहाँ दिक्कत थी। अब अगर आप पायलट एरर बता देंगे, बेचारा पायलट तो डिफेंड कर नहीं सकता अपने आप को। तो खैर जो भी हुआ तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। अब दिक्कत थी या नहीं थी, ये तो खैर बात की बात है। ये एक्सचेंजेस पर क्या व्यू बन रहा है अब आपका अजय जी? BSE 3000 से 2000 तक गया, वापस ऑलमोस्ट 3000 पर आ गया, MCX 10,000 क्रॉस कर गया। क्या व्यू है यहाँ पर आपका? देखिए, हमारा निवेश है सब में, एक्सचेंज में, तीनों मेजर एक्सचेंज में हमारा निवेश है, तो हमारा तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो डिस्क्लोजर के लिए तीनों में हमारा इन्वेस्टमेंट है, मेजर एक्सचेंजेस के अंदर में। ये लकीली इंडिया के अंदर में मोनोपोली स्टेटस है इन एक्सचेंजेस का। इसको आप नया एक्सचेंज ला रहे हैं, एक आध आ रहे हैं एक्सचेंज, बट उनको आने में बहुत टाइम लगेगा। तो अनलाइक अमेरिका में जहाँ पे आप इंट्रा एक्सचेंज भी, इंट्रा ब्रोकर भी आप सेटल कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते आप। तो कोई चारा नहीं है, ट्रेडिंग बढ़ेगी, इंडिया का बढ़ेगा, इन्फ्लेशन से ही आदमी बढ़ेगा। तो इसके पास में ये ऐसा सेक्टर है अनुज जी, मोनोपोली है इसके अंदर में। ठीक है, वो सेबी रेगुलेशन लाती है, फ्यूचर्स ऑप्शन में लाई तो BSE के दाम गिर गए, NSE के दाम गिर गए ग्रे मार्केट में, बट वो फिर रेगुलेशन वापस आए, शेयर प्राइस फिर बढ़ गई। तो ये सब चलता रहेगा, बट लॉन्ग टर्म ये 3 कैपिटल मार्केट के ऐसे शेयर हैं जो प्योर मोनोपोली है। कोई दो राय नहीं है इसके अंदर में कि इनके शेयर बढ़ता ही चला जाएगा, इन सेंस की जितनी ट्रेडिंग बढ़ेगी, इतनी सारी कंपनियां IPO आ रही हैं, सबके शेयर मार्केट में आएंगे। आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे, इंडिया की अभी तो कितना करोड़ ही इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आया है, अभी तो बहुत लंबी उड़ान है इन्वेस्टमेंट्स की। तो अगर आप 5 साल 10 साल, हमारे जैसे बुजुर्ग लोग, आपको याद होगा, रखते थे हिंदुस्तान लीवर के शेयर, नेस्ले के शेयर रखते थे। ये वही शेयर है जो आप रख लीजिए, आपकी पुश्तें इसमें आपको दाद देंगी। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, धन्यवाद। अब अपना समय देने के लिए। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। TRP के नाम पर दर्शकों की आंखों में धूल झोंकने का एक मामला सामने आया है। ये मामला केरल में है। केरल में टीवी रेटिंग बढ़ाने को लेकर एक बड़ा स्कैम का खुलासा हुआ है। एक काम करते हैं, एक बार असीम के पास चलते हैं, क्योंकि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। इसमें एक एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व है बाग का, ये रिपोर्ट कह रही है। असीम के पास चलते हैं। असीम बताइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज जी। सबसे पहले तो बता दूं कि बार्क एक टीवी रेटिंग की मॉनिटर करने वाली एजेंसी है। ये मीटर्स के आधार पर तय करती है कि कौन सा चैनल कौन सी लोकेशन पर कितनी देर देखा गया, और उसके आधार पर जो विज्ञापन है उसकी दरें तय होती है। तो अब इसको जो रेटिंग है उसको मैनिपुलेट करने का मामला सामने आया। केरल के में ये मामला पहला जो है वो सामने आया, खासतौर पे कि एक टीवी चैनल के मालिक ने बार्क के एक जो कर्मचारी है उसको रिश्वत दी और उससे लोकेशन की पता की कि कहाँ पर ये जो मॉनिटर्स हैं वो लगे हुए हैं। तो उन मॉनिटर्स को मैनिपुलेट किया गया। खासतौर पे कि जब आप टीवी चैनल को ऑन करते हैं तो आपको एक लैंडिंग पेज दिखाई देता है। जब आप टीवी ऑन करेंगे तो एक पेज के ऊपर खुलेगा, वहां उस पेज उस चैनल को वहां पर लगाया गया और उसके जरिए इस पूरी रेटिंग को मैनिपुलेट किया गया और एडवर्टाइजमेंट वहां से हासिल की गई। तो अब जो केरल टीवी फेडरेशन है उसने इसकी शिकायत CM से भी की थी, पुलिस से भी की थी। तो पुलिस ने पूरी जांच की और जो बार्क का जो कर्मचारी है उसकी व्हाट्सएप की जो चैट हिस्ट्री थी, उसकी जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री थी, उसको खंगाला गया। तो वहां पर पाया गया कि करीबन 100 करोड़ तक की ट्रांजेक्शंस देखने को मिली और ये सारा ट्रांजेक्शन क्रिप्टो के जरिए किया गया ताकि जो अथॉरिटीज है उसका पता न लगा पाए। लेकिन फिर भी जो पुलिस है उसने इसका पता लगा लिया और मामले की पूरी जांच कर रही है कि किस तरह से इस टीवी रेटिंग को मॉनिटर किया गया। और कई बार ये लोग बोलते हैं कि हाँ जी हम सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएंगे, सोशल मीडिया को भी वहां पर जो मैनिपुलेट है वहां पर भी किया गया। खासतौर पे कि जो थाईलैंड
फिलीपीन है, मलेशिया है, वहाँ पर बड़े-बड़े मोबाइल एंगेजमेंट फार्म जो है वो लगाए गए हैं। तो उसके ज़रिए फार्मिंग के ज़रिए मोबाइल फार्मिंग के ज़रिए वहाँ पर जो सोशल मीडिया की रेटिंग है उसको भी व्यूज़ है उसको भी मैनिपुलेट वो किया जा रहा था। तो पुलिस इस सारे मामले की जाँच कर रही है और जल्दी और खुलासा करेगी कि कौन-कौन से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। शुक्रिया असीम, मैं ये पूरी जानकारी रखने के लिए। वीरू, देख रहे हैं कितनी फैसिनेटिंग जानकारी दी है असीम ने, और कहते हैं ना गंदा है पर धंधा है। मैं एक चीज़ बताऊं, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, देखिए वैसे खैर मैं कई बार ना नंबर्स देखता हूं जैसे, तो उसमें कई बार मैं टीएसवी के नंबर्स देखता हूं, है ना। मतलब मैं अगर वो जो टीएसवी के नंबर्स है ना, मैं अगर अपनी 9 साल की बेटी को भी दिखाऊंगा ना, वो भी समझ जाएगी कि कहाँ पर क्या गेम हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखें कुछ केसेस में वो 200-200 मिनट की, कुछ मार्केट्स में 300-300 मिनट की टीएसवी है। मतलब कि एक कुछ पर्टिकुलर टीवीज़ को बस चलाकर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, सब समझ में आता है। इशू क्या है ना, ये पूरा की पूरी साइकिल होती है। उससे क्या होता है कि एडवर्टाइजर्स मैनिपुलेट हो जाते हैं। जितना ये लोग इसमें खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू गार्नर कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा धंधा है। खैर जिसे कहते हैं ना सत्यमेव जयते, तो कभी ना कभी तो ये सब चीज़ें सामने आती हैं। बट एनीवे, लेट्स वेट एंड वॉच। शुक्रिया असीम। केरल का ये मामला, लेकिन उसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि शायद केरल के बियॉन्ड भी हो, सिर्फ इस नेटवर्क तक ना हो मामला। आप आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय मौजूद हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, पहले आपका व्यू रिलायंस पर। आज फिर से निफ्टी को हेल्प कर रहा है ये स्टॉक, और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बड़े मूव्स रहे हैं यहाँ पर। जी अनुज, गुड मॉर्निंग। रिलायंस मेरा पसंदीदा शेयर में से एक रहा है बहुत दिनों से, और अभी भी हमारा व्यू इसमें पॉजिटिव है, तो पहले मैं इसको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि रिलायंस में 2-3 अभी जो मेन 2-3 पॉइंट्स है जिसके जरिए हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से भी निवेशक को अच्छा रिटर्न देगा। पहली बात तो है जियो का आईपीओ, जिसका जिक्र किया गया है, लिस्टिंग का जिक्र किया गया है, वो बहुत जल्द होने वाला है, और ये एक वैल्यू अनलॉकिंग का अपॉर्चुनिटी आएगा। साथ में रिटेल में भी जबरदस्त कामकाज चल रहा है रिलायंस रिटेल में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस बन गया है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू डिस्कवरी, वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना का बात किया जा रहा है। इन्होंने जो एफएमसीजी बिजनेस है उसको अलग कर लिया है अभी, और यहाँ पे भी आज एफएमसीजी बिजनेस जो है इसका साइज लगभग डाबर का एफएमसीजी बिजनेस के डाबर का बिजनेस के बराबर बन गया है। तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एफएमसीजी कंपनी रिलायंस के अंदर आ गया है, और आने वाले दिनों में यहाँ पे भी वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना है। ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें, यहाँ पे भी अच्छा कामकाज चल रहा है। तो चारों तरफ से अगर आप देखेंगे जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग। साथ में जो ट्रेडिशनल बिजनेस है O2C, वहां पे कुछ दिक्कतें, कुछ र्यूमर्स चल रहे थे कि रशियन क्रूड ऑयल परचेज बंद हो जाएगा तो दिक्कतें आएंगी, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, पर उस पे भी बहुत क्लैरिटी, ज्यादा क्लैरिटी तो अभी तक नहीं मिला, पर जितना क्लैरिटी मिला उससे लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो जीआरएम्स है, सिंगापुर जीआरएम्स भी अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, और रिलायंस हमेशा, क्योंकि इनका कैपेसिटी मल्टीपल ग्रेड रिफाइन करने का रहता है, इनका जीआरएम सिंगापुर जीआरएम से सिग्निफिकेंटली हायर होता है। तो आने वाले दिनों में और Q3 में भी हम लोगों को लगता है कि O2C सेगमेंट में भी जबरदस्त नतीजे आएंगे। सो बेस्ड ऑन शेयर फंडामेंटल्स, हम लोगों को लगता है कि मार्केट वैल्यूएशन छोड़ दीजिए, इसका 1700 रुपया तक का प्राइस वैसे ही फंडामेंटल के बेसिस पे होना चाहिए। इसके बाद जो मार्केट जो मल्टीपल देगा, जहां पे ले जाएगा, वो तो अलग बात है। ओके सुदीप जी, एक दो स्पेस और, मतलब अभी मेटल्स में, इंडस्ट्रियल मेटल्स में और बड़े अच्छे मूव हैं। इक्का दुक्का दिन को छोड़ दूं तो बात दूसरी है, बट लुक एट हिंदुस्तान जिंक, क्या मूव दे रहा है यहाँ पे। मेटल्स में आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? देखिए, यहाँ पे भी मेरा चॉइस थोड़ा बहुत ही फिक्स्ड है। बहुत दिनों से मैं वेदांता को प्रेफर कर रहा हूँ, और निवेशक को वेदांता लेने की सलाह दे रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत वोलाटाइल है, ऊपर नीचे मूवमेंट होता रहता है, पर देखिए, हिंदुस्तान जिंक का जिक्र आपने किया, हिंदुस्तान जिंक का मालिकाना इनके पास है, तो बहुत सारा बेनिफिट हिंदुस्तान जिंक का ओनरशिप का वेदांता को मिलता है। और जैसे हम जानते हैं, जिंक, उसके साथ सिल्वर जो बाई प्रोडक्ट है, वैल्यूएशन और प्राइसिंग ग्लोबली कैसा चल रहा है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वेदांता का भी मिल रहा है हिंदुस्तान के जिंक के जरिए और हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड के जरिए। इसके साथ साथ वेदांता में जो बाकी सारे बिजनेस है, उनमें पर्टिकुलरली मैं एल्यूमिनियम का बात करूंगा, क्योंकि एक ऑल टाइम हाई के आसपास एल्यूमिनियम का प्राइस गया है और कंटिन्यूअसली डिमांड बढ़ रहा है।
कंसीडरिंग कि ये जो सारे न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स है, ईवीज है, सब में एल्यूमिनियम का यूज बढ़ रहा है, तो एल्यूमिनियम का डिमांड तो तगड़ा रहेगा। और वेदांता का बहुत अच्छा पकड़ है एल्यूमिनियम बिजनेस में डोमेस्टिक। इसके साथ साथ बाकी जो इनके बिजनेसेस है, आप स्टील की बात करें, पावर की बात करें, ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात करें, हर जगह पे अच्छा कामकाज चल रहा है। ओवरऑल मेटल्स में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है, तो वेदांता में पॉजिटिव व्यू है। साथ में ये मत भूलना कि यहाँ पे जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटी आने वाला है, और ये डीमर्जर प्रोसेस जो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत देर जरूर हुआ है, पर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर डीमर्जर गेट्स कंप्लीटेड। तो जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना आने वाले दिनों में रहेगा। ओके अच्छा, एक दो स्टेप्स जो कि अपने प्रीवियस बोलूँ तो सुदीप जी 15 साल वाले प्राइस आ रहे हैं, पहले 2 दशक वाले प्राइस। GMR एयरपोर्ट्स, ये स्टोरी कितने रिलायबल लग रही है आपको इस वक्त? देखिए, एयरपोर्ट्स बहुत ही लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है और निवेशक को रिटर्न के लिए पेशेंटली वेट करना पड़ता है। तो मैं तो अभी GMR एयरपोर्ट्स या कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बहुत टाइम लेता है और वहां से थोड़ा दूर रहने की सलाह देता हूँ। इसमें मेरे ख्याल से इन्वेस्ट नहीं करना सही रहेगा। अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एयरपोर्ट में भी कंपटीशन आ रहा है, पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे दिल्ली में, जहाँ पे GMR एयरपोर्ट एक अच्छा पकड़ है, वहां पे जो नया एयरपोर्ट आ रहा है वो अलग मैनेजमेंट है, अलग कंपनी का है। तो ये कंपटीशन जब आएगा तो कैसा स्थिति होगा, कौन से एयरपोर्ट क्या परफॉर्म करेगा, वो थोड़ा देखने की बात है। तो अभी राइट नाउ हम लोग इस पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। ऑलराइट सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, एक बैंड में है लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल। देखिए कितने जिगजैग्स आपको दिख रहे हैं। एक छोटी सी ट्रेड दी निफ्टी ने आपको, जो उस जोन में आकर वहाँ से ऊपर गया, लेकिन वहाँ से फिर अब थोड़ा सा फिसलते हुए। इस शो को यहीं समेटेंगे और इसके बाद कंचन आपके लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।